हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे नंबर सीरीज से कुछ प्रॉब्लम्स। और ये जो प्रॉब्लम्स हैं, मामूली प्रॉब्लम्स आपके नहीं, साधारण प्रॉब्लम्स जैसे आप देखते हैं वो नहीं है, बल्कि बहुत ही अलग टाइप के हट के क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिए हैं। और अगर आपको इन क्वेश्चंस का आइडिया नहीं तो एग्जाम में आप इनको टच भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते हैं कैसे इनको सॉल्व करना है। तो ध्यान से देखिएगा सारी प्रॉब्लम्स को। हर एक प्रॉब्लम में आपको नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। एक आध क्वेश्चन को अगर मैं छोड़ दूँ तो। और यहाँ पे मैंने आपके लिए, जैसा कि मैंने इंग्लिश के सेक्शन में किया था, कि हर एक क्वेश्चन पे आपको एक टाइमर दूंगा मैं, 20 से 30 सेकंड का जो भी होगा, और उसमें आप देखिएगा कि क्या उस टाइमर के अंतर्गत आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं, सही आंसर मिल पा रहा है कि नहीं, जिससे आप अपने आप को इवेल्युएट कर सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल पे। अगर इस तरह का पेपर आता है या पेपर में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आप कितनी देर में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। तो आपको यहाँ पे इवेल्युएशन भी मिलेगा, साथ ही साथ आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है तरीका भी सीखेंगे। ठीक है, हो सकता है वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाए क्योंकि यहाँ पे मैंने हर एक चीज़ को डिटेल में बताया है, जिससे किसी को कोई कन्फ्यूज़न ना रह जाए। तो चलिए देखते हैं, पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है इफ़ x इज इक्वल टू, ये आपको पूरी वैल्यू दी गई है x की, कि 1/2, 1/6, 1/12 सब प्लस हो रहे हैं 1/63 तक। तो कह रहे हैं कि देन द वैल्यू ऑफ 1/x इज क्लोजेस्ट टू। अगर x की वैल्यू ये है तो बताइए 1/x की वैल्यू किसके क्लोज होगी, 1.1 या फिर 1 या फिर 0.9 या फिर 0.8, किसके क्लोज में होगी। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप, तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए इसमें तो आप एक लॉजिक ऐसे लगाइएगा कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ये x है और x बराबर में ये 1/2 है, तो 1/2 को हम लिख सकते हैं 1 में 1 × 2। ठीक है, कोई गड़बड़ी नहीं। तो इसको 6 को कैसे लिख सकते हैं, 2 × 3। ठीक इसी तरह 12 को कैसे लिख सकते हैं, 3 × 4। 20 को 4 × 5। अब आप समझ गए होंगे, एक सीरीज सा बन रहा है, 1 × 2, 2 × 3, 3 × 4, 4 × 5, और ये आपका ऐसे ही बढ़ता रहेगा। तो आप इसको ऐसे ही बना लीजिए, 5 × 6 हो जाएगा 30 के लिए, 42 के लिए क्या होगा 6 × 7 हो जाएगा, 56 के लिए क्या होगा 7 × 8 हो जाएगा। अब 63 पे जब आप पहुंचेंगे तो आपको इस सीरीज को ऐसे जारी नहीं रखना है, 8 × 9 करेंगे तो 72 रिजल्ट मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको लाना कितना है 63, मतलब 63। तो वो कैसे आता है 7 × 9 करके। ओके, अब इस तरीके का आपने लिख लिया। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, ब्रेक करके लिख सकते हैं। ब्रेक करके लिखने का मतलब क्या है कि जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ 1 में 1 × 2 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 - में 1 में 2, या फिर कह लीजिए 1 में 1 माइनस में 1/2। मतलब इस रिजल्ट को हमने तोड़ लिया है, 1 में 1 × 2 को हमने ब्रेक कर लिया है। एक बार इसके साथ भाग किया, एक बार इसके साथ, बीच में साइन माइनस का। क्यों? क्योंकि जब हम इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, नीचे आएगा 2 और ये 2 - 1 होगा, तो सेम रिजल्ट आपको मिलेगा। तो उसी तरीके से हम इसको लिखते हैं, ये क्या हो जाएगा 1 - में 1/2। इसी तरह इसको अगर हम ब्रेक करें तो क्या हो जाएगा प्लस में 1/2 माइनस में 1/3। इसी तरह इसको करें तो प्लस में 1/3 माइनस में 1/4। फिर नेक्स्ट प्लस में 1/4 माइनस में 1/5, फिर प्लस में 1/5 माइनस में 1/6, प्लस 1/6 माइनस 1/7, फिर ये प्लस 1/7 माइनस 1/8, और ये क्या हो जाएगा प्लस 1/7 माइनस 1/9। ओके, अब आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे ये क्या है, देखिए -1/2 है और ये क्या है +1/2 है, आपस में ही कैंसिल। इसी तरह 1/3 1/3 कैंसिल, और ये सारे के सारे देखिए अपने आप ही कैंसिल होते गए। तो आपके सामने बहुत बड़ी जो कैलकुलेशन थी काफ़ी छोटी रह जाती है। 1/7 भी कैंसिल। अब ये जो बाकी का पार्ट बच गया, जैसे यहाँ पे क्या बचा 1 बचा, और यहाँ पे आखिरी के ये 3 नंबर बचे, बस इनको लेकर के आपको वैल्यू सॉल्व कर लेनी है x के लिए। तो सॉल्व करेंगे, देखेंगे क्या बचेगा, ये 1 बचा है, माइनस में 1/8 है, फिर ये प्लस में ये पूरी वैल्यू तो आपकी 1/63 को जो हमने ब्रेक किया था वो तो पूरा का पूरा कुछ कैंसिल ही नहीं हुआ, तो हम इसको 1/63 ऐसे ही लिख लेते हैं। आगे हम सॉल्व करें, 8 × 1 करेंगे और 8 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा 7/8, और प्लस में क्या मिलेगा 1/63। फिर हम इसका एलसीएम ले लें, क्या आ जाएगा 63 × में 8, 8 से 8 कैंसिल, 63 से 7 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे कर सकते हैं, 60 और 3 में तोड़ लीजिए, तो 7 × 6 42, 420, और 7 × 3 21, कितना आ जाएगा 420 में 21 जोड़ेंगे तो 441, प्लस 63 से 63 कट जाएगा, बचेगा कितना 8। तो ये कितना आ गया, देखिए ऊपर कितना आ गया 449,
और नीचे कितना आ गया, नीचे भी गुणा कर लीजिए इसको, 60 प्लस 3 में अगर आप तोड़ लीजिए, 8 छंग 48 और 8 तियाँ 24, कितना हो जाएगा, 480 में आप 24 जोड़िए तो 504। लेकिन ये वैल्यू किसकी आई है, एक्स की वैल्यू ये आपको प्राप्त हुई। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, 1/x की। तो 1/x का मतलब क्या हो जाएगा, इसी को ये जो फ्रैक्शन आया इसको हम पलट देते हैं, ये क्या हो जाएगा 504 बटे में 449, ये आपको मिलेगा फ्रैक्शन की वैल्यू। अब आपको बताना है किसके क्लोजेस्ट है ये, तो आपको वैसे ही समझ में आ रहा होगा कि अगर आप 504 को 449 से भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, देखिए 504 है, आप एक बार में भाग देंगे कितना आएगा 449, कितना बचेगा, 14 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 3, 9 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 5, और ये तो आपका कैंसिल आउट ही हो गया, 0 हो जाएगा। पॉइंट लगाएंगे कितना जाएगा 0, फिर 1 लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, फिर से 449 बार जाएगा। तो ये किसके क्लोजेस्ट है, तो लगभग 1.1 के क्लोजेस्ट आपका ये वैल्यू दे रहा है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते थे, मतलब अगर पूरा कैलकुलेशन नहीं किया होता तो आपको यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होती, वैल्यूज सारी देखिए पॉइंट का अंतर है, ये 0.9 है, 0.8 है, ये 1 है और ये 1.1 है, इसलिए आपको आखिरी स्टेप तक ये जाना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आए किसके क्लोज ये वैल्यू आपको मिल रही है। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आएगा कि इस तरह की अगर सीरीज पूछी जाती है तो कैसे ब्रेक करना है और कैसे आप उसको आसानी से तोड़ सकते हैं। अब अगर आपने इस क्वेश्चन को समझ लिया, एग्जाम में आप अगर करने जाते हैं तो आप केवल पहला स्टेप यहाँ से लिख लीजिए और आपको ये समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यू कट हो रही है। यहाँ पे आपको पता है 1/2 है, ये आपका माइनस होगा, ये प्लस होगा, कट जाएगा, 1/3 1/3, 1/4 1/4, 1/5 1/5, इसी तरह 6, इसी तरह 7, और फिर देखेंगे 8 कैंसिल होने का कहीं चांस ही नहीं है। तो आप केवल वैल्यूज कैसे लिखेंगे, पहले 1 लिखेंगे, माइनस में फिर 1/8 लिखेंगे, फिर प्लस में 1/63 लिखेंगे, क्योंकि ये भी आपका कैंसिल हो नहीं रहा है। मतलब ये जो नीचे वाला स्टेप है, स्टेप नंबर 2, इसको करने से आप बच गए अगर आपने इस तरह के क्वेश्चन पहले भी किए हुए हैं तो। ओके, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ इसी तरह का क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही अलग तरीके से इसको हमको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, आपको ये मतलब 2-4 यहाँ पे स्टेप ऐसे नहीं दिए गए जैसे पिछले क्वेश्चन में थे कि 2 4 6 सारे स्टेप लिखे गए थे 63 तक। यहाँ पे क्या है देखिए, आपको कुछ स्टेप लिखे गए हैं, फिर डॉट 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 करके ये 2011 तक के स्टेप ये दिखाए गए हैं। फिर यहाँ पे क्या कह रहे हैं, समझने का प्रयास करिए कि ये जो आपका एक्सप्रेशन है इतना पूरा, ये बराबर के किसके है, x/2 × 2011 के। तो आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, x की वैल्यू क्या होगी। तो कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, तो सॉल्व करने का तरीका इसका क्या होगा, आप ये समझ के देखिए कि आपको पता है कि 1 है, ये -1/2 का स्क्वायर है, ये 1 है, ये -1/3 का स्क्वायर है, ये 1 है -1/4 का स्क्वायर है। तो हम यहाँ पे आप एक फॉर्मूला क्या लगाएंगे, a² - b² का। जैसे यहाँ पे 1 है तो सारे 1 का स्क्वायर आप लिखिए तो भी वैल्यू आपको क्या मिलेगी, सेम। तो a² - b² का आप फॉर्मूला लगाएंगे तो आपको वैल्यू क्या मिलती है, a + b × में a - b। उसी फॉर्मूले के तहत हम इसको ओपन कर लेते हैं। सारा स्टेप तो लिखना नहीं है, जैसे यहाँ पे 3 तक लिखा गया है, फिर डॉट डॉट करके ये लिखा गया है, वैसे ही हम भी यहाँ पे लिखेंगे। तो पहले ब्रैकेट को अगर हम खोलेंगे तो क्या मिलेगा, 1 - 1/2 एक ब्रैकेट में, और ये क्या मिलेगा 1 + 1/2 दूसरे ब्रैकेट में। दूसरे को अगर हम ओपन करते हैं, देखिए सब में क्या है, इनटू है, तो यहाँ पे कहीं भी प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, माइनस लगाने की जरूरत नहीं है इन ब्रैकेट्स के बीच में। फिर यहाँ पे हम लिखते हैं, ये क्या हो जाएगा 1 - 1/3, और ये क्या हो जाएगा 1 + 1/3। इसमें भी कंफ्यूज मत होइएगा कि 1 + 1/2 पहले लिखना है या फिर इसको बाद में लिखना है, कैसे भी लिखिए, क्योंकि गुणा का चिन्ह है। ठीक है, गुणा का चिन्ह हो तो 2 × 3 लिखिए, चाहे 3 × 2 लिखिए, रिजल्ट आपका सेम रहता है। नेक्स्ट देखिए, इसको ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो 1 - 1/4, और ये क्या हो जाएगा 1 + 1/4। फिर डॉट 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 करके ये आपका क्या आ जाएगा 1 - 2011 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 1 + 2011। ओके, और इसके बराबर सबके क्या है, x/2 × 2011। ओके, अब देखिए इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 2 × 1 करेंगे -1 तो ये कितना आ जाएगा 1/2। 2 × 1 + 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 3/2। फिर से यहाँ पे 3 × 1 -1 तो कितना आ जाएगा 2/3। 3 × 1 + 1 तो कितना हो जाएगा
4/3। फिर 4 गुणे 1 माइनस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 3/4। फिर 4 गुणे 1 प्लस 1 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, गुणे का चिन्ह यहाँ पे लगेगा तो कितना आ जाएगा 5/4। इसी तरह ये आगे आपका बढ़ता रहेगा, डॉट 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 कर दें तो यहाँ पे 2011 का 1 में गुणा करेंगे और 1 घटाएंगे तो कितना मिलेगा 2010/2011। और ये गुणा किसके साथ होगा, 2011 का 1 में गुणा करेंगे 1 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 2012/2011। ओके, अब आपको यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि अब देखिए कैसे आपस में कट होते हैं। 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट गया। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखिए अगर ये इस क्रम को हम आगे बढ़ाते तो नेक्स्ट क्या होता 1 माइनस 1/5 और ये क्या होता 1 प्लस 1/5 होता। तो 5 गुणे 1 माइनस 1 4/5 होता। तो वहाँ से ये 5 का 5 कटता, 4 से 4 कटता और ये आपका जो कटने का क्रमांक है आपका जारी रहता कहाँ तक, सबसे आखिरी वाला नंबर केवल यहाँ पे बचता। क्यों, क्योंकि इसके आगे वाला नंबर तो है नहीं। जैसे यहाँ पे क्या इससे पहले कोई नंबर नहीं था तो 1/2 बच गया, इसके बाद कोई नंबर नहीं होगा क्योंकि इससे पहले वाला जो नंबर है वो तो इससे पहले वाले से ही कट जाएगा। 2010 और 2011 इससे पहले जो नंबर आएगा 2010 वाला उससे, मतलब वो ऐसे होगा ना 1 माइनस 1 में 2010 और ये क्या होगा 1 प्लस 1 ब्रैकेट में और ये 1 प्लस 1 में 2010 होगा। ठीक है, तो 2010 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2009/2010 आ जाएगा। ठीक है, और ये गुणे में किसके साथ हो जाएगा 2011/2010। तो ये आपका 2011 कट जाता, 2011 से 2010 ऊपर का 2010 से। इसी तरह इससे पहले वाला उससे पहले वाले नंबर से कटता रहता, कहाँ तक, इस स्टेप तक। अब इसके बाद 2012 तो कहीं पे आपको देखने को मिलेगा नहीं, तो यहाँ तक हम रुक जाएंगे। और ये बराबर होगा किसके, यहाँ पे x/2 × 2011 के कर दीजिए। अब बाकी के जो नंबर बचे रह गए बस उन्हीं को आप लिख लीजिए। तो क्या बचा है 1 का मल्टीप्लाई करिए 2012 में तो आपको क्या मिल जाएगा 2012 ही मिलेगा, बटे में 2 का मल्टीप्लाई 2011 में करिए, चाहे इसको छोड़ दीजिए क्योंकि आपको पता है ये x की वैल्यू के बराबर से कट जाना है। तो नीचे वाला तो आपस में ही कट गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 2012। ओके, तो क्वेश्चन काफ़ी आसान था, बस अप्रोच इसका क्या था, डिफरेंट था, एक अलग तरीके का क्वेश्चन था। तो मैंने सोचा आपको बताऊं ताकि आप इससे अवेयर रहें, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो समझ के इसको भी आसानी से कर सकें। ओके, जिन लोगों ने इससे पहले इसको सॉल्व नहीं किया है वो तो इसको छोड़ करके ही आएंगे, तो कम से कम ऐसे लोगों से आप आगे रह सकें, ये मेरा प्रयास है। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन आपको ये लिखा गया है कि द सम ऑफ 1 + 3 - 5 + 7 +9 -11 और ये आपका -65 तक इज इक्वल टू, मतलब आपको इस पूरी सीरीज का सम करके बताना है कि वो किसके इक्वल होगा। तो क्वेश्चन तो काफ़ी आसान सा है, प्लस और माइनस ही करना है, नंबर्स हैं 65 तक, 1 से लेकर के 65 तक। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं 1 + 3 4, 4 में से -5 जाएगा -1, -1 में +7 जोड़ेंगे 6, फिर 6 में आप 9 जोड़ेंगे 15, 15 में से 11 घटाएंगे 4, ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, मतलब इसमें कोई डाउट नहीं कि आप गलत आंसर निकालेंगे, प्लस माइनस ये छोटे बच्चों का काम है, लेकिन टाइम आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्टर है एग्जाम में। 1 घंटे का समय है, 1 घंटे में अगर मैं 15 मिनट में अगर आप एक क्वेश्चन ये करेंगे तो आपके लिए क्या लाभदायक होगा नुकसानदायक होगा, आप खुद से समझ के रखिए। हालांकि इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ एपी लगा करके। एपी मतलब समझते हैं ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसे हिंदी में शायद समांतर श्रेणी कहते हैं, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, जहाँ तक याद है मुझे, तो उसके कॉन्सेप्ट से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे आपको नंबर दिख रहे हैं, आपको पता है कि इन सारे नंबर्स के बीच का जो गैप है वो बराबर नहीं, दिख तो रहा होगा कि यहाँ भी 2 है, 3 + 2 5, 5 + 2 7, लेकिन आपको जो प्लस और माइनस दिए गए हैं इनकी वजह से डिफिकल्टी आएगी। यहाँ पे गैप कितने का है देखिए, तो ये क्या आ जाएगा +2 का, लेकिन यहाँ पे क्या गैप +2 का है, नहीं, ये क्या आ गया -5 है, +5 नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पे गैप आपका समान नहीं है। समान होता गैप तब तो बड़ा आसानी से हो जाता, लेकिन गैप जब समान नहीं है तो आपके लिए ये डिफिकल्टी पैदा कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, इस पूरी सीरीज को हम 2 से 3 पार्ट में ब्रेक कर लेंगे, मतलब जहाँ पे आपको कॉमन डिफरेंस सेम मिले। ठीक है, कॉमन डिफरेंस समझते हैं, मतलब पूरी सीरीज का 2 नंबर के बीच को अगर आप उठाएं, उनके बीच का डिफरेंस देखें तो हमेशा समान आएगा, चाहे वो कोई भी नंबर हो उस सीरीज में।
कॉमन डिफरेंस हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर उसमें थोड़ा सा भी मिसमैच है तो आपकी सीरीज जो है एपी की नहीं होती है। तो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। अब आपको यहाँ पे एक चीज तो साफ साफ दिख रही होगी कि यहाँ पे ये प्लस माइनस, फिर प्लस प्लस है, फिर माइनस है, फिर प्लस प्लस है, फिर माइनस है। ठीक इसी तरह आखिरी के जो टर्म दिए हैं वो भी 3 दिए गए हैं, प्लस प्लस देन माइनस। मतलब आपको यहाँ पे एक तरीके का समझ लीजिए ब्रैकेट बना दिया गया है कि पहले प्लस आएगा फिर माइनस आएगा। 3 तरह के नंबर हैं, तो आप यहीं से थोड़ा सा गेस कर सकते हैं, यहाँ पे 3 तरह की सीरीज बन सकती है। इन केस पहला तरीका मैं बता रहा हूँ इसको सॉल्व करने का। तो हम ऐसा करते हैं कि जो माइनस वाली सीरीज है वो तो हमको साफ साफ दिख रही है, -5, -11, -17, -65 तक ये आपकी चली जाएगी, वो तो साफ साफ है, उसको हम आखिरी में समझ लेंगे। पहली जो सीरीज आपकी हो सकती है वो कैसे हो सकती है, देखिए कि अगर आप 1 और 3 को देखिए, यहाँ पे 2 का गैप है, फिर आप प्लस वाले नंबर 7 पे जाइए तो यहाँ पे 4 आ जाता है, 4 का गैप। जबकि यहाँ पे हमको क्या डी एकदम सेम चाहिए, मतलब उसमें 2 है तो केवल 2 ही का अंतर रहे, 4 है तो 4 का अंतर रहे, लेकिन यहाँ पे अंतर सेम नहीं है। इसका मतलब हम 1 को 3 के साथ पेयर नहीं कर सकते हैं। तो बाकी का प्लस का नंबर अब बचा कौन सा, 7। तो 1 को अगर हम 7 के साथ पेयर करें, यहाँ पे 1 और 7 के बीच का डिफरेंस देखें तो कितना आता है, +6 का आ रहा है। ठीक है, फिर हम क्या करें, 7 को 9 के साथ नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 2 का डिफरेंस है। नेक्स्ट नंबर हमारा प्लस वाला कौन सा है, 13। यहाँ पे भी देखिए 7, 6, 13, कितने का डिफरेंस, +6 का। इसी तरह ये आपकी सीरीज बनती जाएगी। ये फिर नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा, 17 के बाद यहाँ पे क्या आता, 19 आता, तो 13 और 19 फिर से +6 का डिफरेंस आ जाता। मतलब एक सीरीज आपको क्या मिल जाती है, वो मिलती है 1 +7 +13, और ये कहाँ तक जाएगी, पहला नंबर जो आखिरी वाले जो 3 नंबर दिए हैं उसके पहले नंबर तक, मतलब +61 तक ये आपकी सीरीज जाती है। ठीक है, ओके, समझ में आया। फिर इसी तरह अगर अब आपको ये समझ में आ गया तो इसी तरह आप 3 को देखिए किसके साथ पेयर कर सकता है, 7 के साथ तो पेयर करेगा नहीं, तो 3 किसके साथ पेयर करेगा, 9 के साथ। यहाँ पे डिफरेंस कितना आया, +6। फिर 9 के बाद ये किसके साथ करेगा, 15 के साथ। यहाँ पर भी डिफरेंस कितना है, +6। फिर 15 के बाद ये किसके साथ करता है, यहाँ पे जैसे 17 था, फिर 19 आया, फिर नेक्स्ट क्या होता, 21 होता। एक चीज़ तो आपको ये समझ में आ रही है कि जो जितने भी नंबर्स लिखेंगे वो सारे ऑड नंबर्स हैं, 1 से लेकर के 65 तक केवल ऑड नंबर्स हैं। ठीक है, 1, 3, 5, 7, बस उनके बीच के साइंस डिफरेंस है। तो ये क्या आ जाता, +6 का डिफरेंस आ रहा है, तो इसको भी आप ऐसे लिख लीजिए। 3 किसके साथ पेयर बना रहे हैं, 9 के साथ, फिर 15 के साथ, और ये कहाँ तक जाएगा, प्लस में 63 के साथ आपका जाएगा। तो इसको हमने लिख लिया। बाकी का माइनस वाला तो आपको समझ में आ रहा है, उसको आप ऐसे ही लिख सकते हैं, क्या आ गया, -5, -11, -17, और ये कहाँ तक, -65 तक आपका जाता है। तो ये आपके सामने 3 सीरीज आपको मिल जाती हैं, और आपको पता है सब में डिफरेंस कितना है, इसमें दोनों में तो कितना है, +6 का डिफरेंस है, और यहाँ पे -6 का डिफरेंस है। मतलब तीनों में एक तरीके से देखिए तो डिफरेंस बराबर है। तो इस आधार पे आप क्या लगा सकते हैं, एपी के सम का फॉर्मूला क्या होता है, SN बराबर में n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 इंटू में d। ये फॉर्मूला होता है कि अगर कोई भी सीरीज एपी में है और उसके जितने भी नंबर उनका सम चाहिए तो ये फॉर्मूला लगा के आप प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे n की वैल्यू क्या होती है, नंबर ऑफ टर्म, मतलब उस सीरीज में कितने नंबर्स हैं। अब आप ये कैसे फाइंड करेंगे, 1 से लेकर 61 तक कितने नंबर्स हैं, तो उसको भी फाइंड आउट करने का अपना तरीका है। और यहाँ पे थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस लगाएं तो आप उससे भी, मतलब बिना उसको फॉर्मूला को लगाए आप प्राप्त कर सकते हैं। कैसे, अगर आप देखिए कि 1 से लेकर के 65 तक टोटल नंबर्स कितने होंगे, सारे ऑड नंबर्स हैं, तो 65 में 1 जोड़िए और 2 से भाग दे दीजिए, कितना जाएगा, 33 आ जाएगा। ठीक है, 66/2 कितना जाएगा, 33। और आपने इस सीरीज को 3 पार्ट में डिवाइड किया, और आपको पता है सब में सर्वांतर या डी की वैल्यू कितनी है, +6 और यहाँ पे -6 है, मतलब तीनों में जो डिफरेंस हो क्या है, बराबर है। इसका मतलब हर एक सीरीज में कितने नंबर्स होंगे, 11, 11, 11। ओके, ये कॉमन सेंस की बात है जिससे आप इसको आसानी से लगा सकते थे। इनकेस अगर आपको नहीं पता है कॉमन सेंस या एग्जाम में नहीं सूझेगा तो n की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, तो उसका भी अपना क्या फॉर्मूला होता है। n की वैल्यू निकालने के लिए Tn बराबर में a + n-1 इंटू में d। यहाँ पे Tn की वैल्यू क्या है, जैसे मैं पहली वाली सीरीज की बात करूँ, इसमें Tn की वैल्यू क्या होगी, जो सबसे आखिरी नंबर होगा। यहाँ पे Tn की वैल्यू कितनी है, 61। a का मतलब जो सबसे पहला नंबर है सीरीज का, कितना है, 1 + n-1, n की वैल्यू तो हमको निकालनी ही है। d का मतलब क्या, जो इसका कॉमन डिफरेंस आ रहा है, मतलब 2 नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस है, कितना है, +6, तो लिख दिया 6। 1 61 में से चला जाएगा, मतलब इधर आएगा तो घट जाएगा, कितना बचेगा, 60 बराबर में n-1 इंटू में 6। 6 इसको कितनी बार में काट देगा, 10 बार में, तो n-1
बराबर में कितना गया 10, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 1 आपका इधर जाएगा तो जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा n बराबर में 11। जो हम कह रहे थे पहले बात की कॉमन सेंस से आप समझ लीजिए, तो n बराबर यहाँ पे कितना आ गया 11, n बराबर 11 आ गया। अब इसके लिए निकालने की जरूरत नहीं, इसके लिए भी जरूरत नहीं, यहाँ भी क्या होगा 11 11 ही होगा। बस आपको क्या करना है, इन तीनों सीरीज के सम को निकाल लेना है। आपको पता है इन दोनों सीरीज का सम आप निकालेंगे तो पॉजिटिव आएगा, इसका सम क्या होगा नेगेटिव। मतलब इन दोनों सीरीज को निकाल करके जोड़ना है और इसको क्या करना है, उसके सम को घटाना है और आपका रिजल्ट आपके सामने होगा। तो चलिए जल्दी से निकाल लेते हैं। n की वैल्यू तीनों में बराबर है। अगर मैं पहली सीरीज की बात करूं, इसका सम निकालूं तो कितना आ जाएगा 11/2, 2 इंटू ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 1 है, तो 2 का गुणा करेंगे तो 2 ही रहेगा। प्लस n का मान कितना है 11, 11 में से 1 चला जाएगा, कितना बचेगा 10। तो यहाँ पे आप समझ के रखिएगा कि n-1 की वैल्यू कितनी है 10 ही है तीनों सीरीज में, ठीक है, क्योंकि तीनों में n की वैल्यू क्या है बराबर है। d की वैल्यू कितनी है यहाँ पे +6 है, तो हम गुणा कर देते हैं 6 से, ठीक है। कितना आ जाएगा देखिए, ये आ जाएगा 11/2, 10 गुणे में 6 60, 60 + 2 62, तो 62 आ गया। 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 31, तो 11 गुणे में 31 करिए कितना आ जाएगा 11 कम 11, 11 × 33, 33 और 1 34, कितना गया 341। किसके लिए, सीरीज 1 के लिए। इसी तरह हम सीरीज 2 की बात कर लेते हैं। यहाँ पे अब आपको फिर से फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, मैं इसी के आगे कंटिन्यू करूँ। ये 11/2 हो जाएगा 2 इंटू ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है देखिए 3, तो हम लिख देंगे 2 गुणे 3। प्लस में n-1 की वैल्यू आपको पता है कितनी होगी 10, और यहाँ पे d की वैल्यू कितनी है +6, तो यहाँ पे लिख देते हैं गुणे 6। कितना हो जाएगा देखिए 11/2, 3 दूनी 6 हो गया, और 10 गुणे 6 कितना हो जाएगा 60, 60 में आप 6 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 66, तो 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 33, तो 11 गुणे 33 कितना हो जाएगा 11 × 33, 11 × 33 और 3 36, कितना आ गया 363। और एक बात अगर आपको ये समझ में आ रही हो कि यहाँ पे 1 से स्टार्ट है, फिर 7 है, फिर 13 है, और यहाँ पे भी हर एक नंबर को देखिए दूसरी सीरीज का कितना है, सब में क्या हो गया +2 हो गया है। मतलब एक की जगह यहाँ पे 3, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 15। ठीक इसी तरह यहाँ पे क्या है तो नंबर वैसे ही +2 करके, लेकिन सारे माइनस में है। उसी तरह अगर आपको ये समझ में आएगा, जैसे यहाँ पे क्या आ गया 31 था, तो यहाँ पे क्या आ गया था 33 था, तो अगर आप दूसरी सीरीज की बात करें तो वहाँ पे क्या आएगा 35 आएगा, लेकिन माइनस में आएगा, ठीक है। ऐसे आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं, फिर भी आप निकाल करके देख लीजिए। ये 341 और 363 जो आपका आया है, इसको आपको जोड़ना है, इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। इस सीरीज का हम सम निकालें तो वो भी कितना आएगा 11/2 ही आएगा, और 2 गुणे में -5 होगा तो कितना हो जाएगा -10, और ये कितना हो जाएगा प्लस में 10 गुणे में -6। डी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है -6, तो देखिए ये कितना आता है 11/2, 10 गुणे में -6 करेंगे तो -60, -60 और -10 -70, तो कितना आ जाएगा -70। 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा -35, और आप गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 11 × 5 = 55, 11 × 33, 33 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 38 -385। ठीक है, ये आपको मिल गए सारे नंबर्स। तो आपको क्या करना है, सारे नंबर्स को बस जोड़ लेना है। मतलब ये क्या है 341 + 363 - 385, और आपको रिजल्ट मिल जाएगा। देखिए 363 में 385 अगर आप घटाएंगे तो आपको कितना मिलेगा, देखिए 63 में 22 जोड़ेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 385। मतलब यहाँ पे आपको इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा -22। मतलब 341 में से आपको -22 घटा लेना है तो कितना मिल जाएगा 319। ये आपका क्या होगा फाइनल रिजल्ट होगा। कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम करने में या देखने में भी बड़ा लग रहा होगा, क्योंकि मुझे हर एक फॉर्मूला को, हर एक स्टेप को एक्सप्लेन करना पड़ा। मुझे नहीं पता कितने लोगों को एपी पता है, उसके फॉर्मूला पता है, इसलिए मैंने एक्सप्लेन किया, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा बड़ा हो गया। अगर आप खुद से एग्जाम देने जाते हैं, आपको पता है फॉर्मूले, तो ये सारे क्वेश्चन करना आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कई सारे स्टेप इसमें कॉमन सेंस के थ्रू आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। मुझे अगर करना होता है इस क्वेश्चन को एग्जाम में, तो मैं केवल एक क्वेश्चन में यहाँ तक लगाता है, कितना था 11 गुणे में 31, तो 11 गुणे में 31 लिखता है इसको। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता 11 गुणे में 33, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है 11 गुणे में -35 होता, ठीक है। ये बस मैं करता, क्यों, क्योंकि पता है यहाँ पे +2 है, यहाँ भी +2 है, यहाँ भी +2 है। 11 को ले लेते कॉमन, तो ये क्या आ जाता है 31 + 33 - 35। 33 में से 35 जाता कितना था -2, -2 आपका 31 में से घट जाता तो कितना आ जाता 11 गुणे में 29। बस ये मुझे कर लेना था। 11 गुणे में 9 करता कितना था 99, 11 दूनी में 22, 22 और 9 कितना हो जाता 31, तो कितना आ जाता 319।
तो अप्रोच को आपको देखना है कि आपको पहले कॉन्सेप्ट को समझना होगा। पहले ही शॉर्टकट अगर आप ढूंढेंगे तो हो सकता है दूसरे सवाल में आप चक्कर खा के गिर पड़े, ठीक है। लेकिन एक कॉन्सेप्ट समझा है तो देखिए अप्रोच के थ्रू हम अगर इसको करते हैं तो मेरे ख्याल से 2 से 4 लाइन में क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाता है। इसको सॉल्व करने में 20 सेकंड से ज़्यादा का समय नहीं लगता है, ठीक है। तो ये टोटल आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे आप क्वेश्चन को अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट का पता होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब ये क्वेश्चन यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं जो प्रॉपर सीरीज के हैं, जिनसे आप फेमिलियर हैं। फिर भी यहाँ पे अब जो क्वेश्चंस हैं वो इतने आपके लिए मतलब आसान नहीं हुए। एक आध दो क्वेश्चन को अगर मैं छोड़ दूँ तो बाकी के क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकती है रिजल्ट को निकालने में, इसीलिए मैंने ये सारे क्वेश्चन लिए हैं। पहले शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन से। 1548 है, फिर क्या बना है 516 बना है, फिर क्या बना है 129 बना है, फिर 43 बना है। नेक्स्ट नंबर आपको गेस करना है या बताना है कि वो क्या होगा। तो आप ये देखिए कि 1548 को हम 516 बना कैसे सकते हैं। तो आप इतना समझ सकते हैं कि ये यहाँ पे कुछ ना कुछ भाग हुआ होगा, तभी तो ये 516 बना है, ये तभी तो 129 बना है, फिर ये क्या बना है 43 बना है। मतलब जो डिक्रीज हुआ है वो बहुत ही सडन हुआ है, बहुत ज़्यादा। तो हम इसको अगर भाग दे करके देखें किस नंबर से पूरा का पूरा चला जाएगा तो साफ साफ आपको क्या दिखता है कि ये 3 पचे 15 और फिर ये आपका 48 है, 3 एकम 3, 3 छंग 18। मतलब अगर हम 1548 को 3 से भाग देंगे तो ये 516 हमको मिल रहा है। लेकिन फिर 516 को हम किससे भाग दें कि ये आपको क्या मिल जाए, रिजल्ट 129 मिल जाए। तो अब आप सोचिए किस नंबर से आप भाग दे सकते हैं कि आपको यहाँ पे जो रिजल्ट है वो 129 मिले। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप यहाँ पे 3 से भाग दे करके देखें, हो सकता है सारे नंबर को 3 से भाग दिया गया हो, 3 से भाग दे करके देखें तो ये कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, 2 बचेगा, 3 सते 21, फिर 3 दूनी 6, कितना आ गया 172। लेकिन यहाँ पे नंबर कितना है 129। इसका मतलब आप 3 से नीचे किसी नंबर से तो भाग दे नहीं सकते, 3 से ऊपर ही किसी नंबर से आपको भाग देना होगा। तो हम इसको 516 को 4 से भाग दे करके देखते हैं। 4 से भाग दें कितनी बार हो जाएगा, 4 एकम 4 होगा, फिर 11 होगा, 4 दूनी 8 होगा, फिर कितना हो जाएगा, ये आपका 36 हो जाएगा, 4 9 36, कितना आ गया 129 आ गया। मतलब पहले स्टेप में हमने किससे भाग दिया 3 से, दूसरे स्टेप में किससे भाग दिया 4 से, फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या हम 5 से भाग देंगे या फिर हम फिर से 4 से भाग देंगे या फिर किसी और नंबर से भाग देंगे। तो हम क्या करते हैं, जैसे मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहे हैं तो हम 5 से भाग दे करके देखें इसको, क्या ये 43 आ पाएगा, तो बिल्कुल नहीं आ पाएगा। वैसे ही आपको पता चल जाता है 5 दूनी 10 करेंगे, फिर ये आपका 25 बार जाएगा, ये आपका 43 तो आ नहीं सरा, मतलब 5 से भाग नहीं दे सकते। फिर आप सोचिए 5 से और किसी बड़े नंबर से आप भाग देंगे तो आपको 25 से नीचे ही रिजल्ट आपको मिलता जाएगा। जब आप डिनोमिनेटर को बढ़ाएंगे तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, छोटा मिलता जाएगा, जबकि आपको चाहिए क्या 43। इसका मतलब 5 से किसी बड़े नंबर से भाग देना है। ओके, तो आपको पता है 129 है तो 4 से भाग देने का कोई तुक ही नहीं बैठता है क्योंकि ऑड नंबर है। तो हम क्या करते हैं, इसको 3 से भाग दे करके देखते हैं तो आपको समझ में आता है 3 से तो चला गया, 3 चौके 12 और 3 तियाँ 9, मतलब कितना मिल गया 43। मतलब यहाँ पे आप क्रम को समझिए कि क्या कह रहा है। यहाँ पे 1548 है, 516 है, 129 है, 43 है, फिर क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे हमने भाग किससे दिया 3 से, नेक्स्ट भाग किससे दिया 4 से, नेक्स्ट भाग किससे दिया 3 से, तो नेक्स्ट किससे भाग देंगे हम 4 से भाग देंगे। तो 4 से जब हम भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए क्या रिजल्ट आपको मिलेगा, 4 एकम 4 होगा, फिर ये आपका 43 है, 0 बढ़ाइए 30 हो जाएगा, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, कितना आ जाएगा 10.75। कौन सा ऑप्शन सही होगा, सेकंड वाला ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, ये एक बहुत आसान सा क्वेश्चन था जिससे आप थोड़ा सा कंफर्टेबल हो सकें नंबर सीरीज को लेकर के। अब चलिए ये सवाल देखते हैं। यहाँ पे क्या है, ये 949 है, फिर 189.8 है, फिर क्वेश्चन मार्क।
यहीं पे आपसे क्वेश्चन मार्क लगा दिए। ध्यान रखिए, जितना क्वेश्चन मार्क आपका पहले होगा आपके लिए गेस करना नंबर के लिए उतना ही कठिन हो जाता है, क्योंकि आपको लॉजिक नहीं डेवलप कर पाते हैं। एक ही नंबर आपको मिला है लॉजिक डेवलप करने के लिए, फिर आगे आपको टेस्ट करना पड़ेगा कि क्या फॉलो हो रहा है, क्या फॉलो नहीं हो रहा है, वरना आपके लिए बड़ा कठिन हो जाता है। यही अगर आखिरी में होता 2-3 नंबर तक आप देखते हैं कि अच्छा ये लॉजिक फॉलो हो रहा है, तब तो आप आसानी से कर लेते हैं। यहाँ पे वैसे भी आप देखिए तो पॉइंट में काफ़ी नंबर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। कुछ लोगों के मन में पॉइंट को लेकर के थोड़ा सा फोबिया भी होता है कि अगर मैं ऐसे लिख दूं 221 लिख दूं तो उनको नंबर आसान लगेगा, अगर मैं लिख दूं 22.1 तो थोड़ा कठिन लगता है, 22.21 लिख दूं या 22 लिख दूं तो वो नंबर और कठिन लगता है, जबकि लिखा वही नंबर है, केवल पॉइंट वहाँ पे हमने केवल इधर उधर किया है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो भी आपको ये क्वेश्चन काफ़ी कठिन लग रहा है। ध्यान रखिए, एग्जाम में जिस क्वेश्चन को लेकर के आप कॉन्फिडेंट नहीं है या फिर आपको लगता है कि उस क्वेश्चन को आप गलत करेंगे या फिर आपसे सॉल्व नहीं हो पाएगा, तो उसको आप स्किप करके आगे बढ़ जाया करिए, क्योंकि वहाँ पे आप टाइम वेस्ट करेंगे तो आपका टाइम तो वेस्ट होगा ही, क्वेश्चन के गलत होने की संभावना भी रहती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि एग्जाम से पहले जितना प्रैक्टिस कर सकें करिए, जिससे आपका जो कॉन्फिडेंस है अलग अलग क्वेश्चन के टाइप्स में वो और इम्प्रूव हो सके। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन को देखते हैं। एक बात तो हमको साफ साफ क्या समझ में आ रही है कि यहाँ पर भी हो रहा है डिवाइड। क्यों? नंबर्स इतने तेजी से घट नहीं सकते हैं, मतलब 949 से सीधे 189.8 हो गया, फिर आपका ये 22 से 11 हो गया, 11 से 6 हो गया, मतलब यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तभी नंबर 949 से लेकर के 6.8328 तक आया है। तो क्या डिवाइड हो रहा है ये हमको फाइंड आउट करना है। तो 949 को हम 189.8 कैसे बना सकते हैं, किससे डिवाइड कर सकते हैं? अब यहाँ पे थोड़ा सा गेस वर्क है। हम 2 से तो डिवाइड कर नहीं सकते, 400 समथिंग आएगा। 3 से डिवाइड करेंगे तो 300 समथिंग आएगा। 4 से डिवाइड करेंगे तो 200 समथिंग आएगा। 5 से अगर हम इसको डिवाइड करें तो हमको ये 1 टाइम्स जाएगा। तो 5 से डिवाइड करिए तो कितना आ जाएगा? एक बार जाएगा, 5 एकम 5 होगा, 4 बचेगा 44, 5 अट्ठे 40, ये कितना हो जाएगा 49, 5 9 45 और 5 अट्ठे 40, 189.8 मिल गया। लेकिन अब इससे हमको मिलता क्या है? अब ऐसा भी नहीं है कि यहाँ से हमने क्या डिवाइड किया, 5 से डिवाइड कर दिया, तो इसका मतलब नेक्स्ट हमारा क्या होगा? वो भी 5 से डिवाइड होगा, नहीं पता, या फिर वो 4 से डिवाइड होगा, फिर नेक्स्ट नंबर क्या हमारा 3 से डिवाइड होगा, फिर नेक्स्ट नंबर क्या हमारा 2 से डिवाइड होगा, फिर क्या नेक्स्ट नंबर हमारा 1 से डिवाइड होगा। तो आपको यहीं से इस लॉजिक में फ्लॉ क्या दिख जाता है कि अगर ये ऐसे घटते हुए क्रम में होगा तो 1 से डिवाइड करेंगे नंबर को तो हमको वही नंबर सेम मिलना चाहिए था, यही, लेकिन यहाँ पे हमको वो नंबर नहीं मिल रहा है। इसका मतलब 5 4 3 2 1 इससे तो डिवाइड नहीं हो रहा है नंबर। ओके, तो दूसरी बात क्या हो सकती है, क्या नंबर ये ज़्यादा से डिवाइड हो रहे हैं, 5 6 7 8 9 10 इससे डिवाइड हो रहे हैं नंबर? तो वो भी हमको ये समझ नहीं आता, क्योंकि अगर आप देखिए 5 होगा, ये क्या हो जाएगा 6, ये 7 होगा, ये 8 होगा, ये 9 होगा। तो 11.388 को 9 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आपको आंसर मिलेगा, जबकि यहाँ पे 6 पॉइंट समथिंग आपको आंसर मिल रहा है, मतलब ये भी आपका फॉलो नहीं हो रहा है। तो क्या ये 5 से ही सारे डिवाइड हो रहे हैं? इस तरह से भी हो सकता है कि 5 से डिवाइड हो, लेकिन अगर आप 5 से 11 को डिवाइड करेंगे तो ये 2.2 समथिंग आएगा, जबकि यहाँ पे 6.828 आ रहा है। मतलब सारे लॉजिक आपको चेक करके देखने में कौन सा आपका लॉजिक फिट बैठ रहा है, क्योंकि बीच का नंबर आपका यहाँ पे मिसिंग है। ओके, तो ये बड़ी समस्या की बात है कि यहाँ पे हमको नंबर नहीं मिल पा रहा है कि क्या लॉजिक यहाँ पे फॉलो हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, किसी बीच के 2 नंबर को लेते हैं और उसको देखते हैं कि वो किससे डिवाइड हो रहे हैं। जैसे ये आपका क्या है 5 से डिवाइड हुआ, और अगर मैं इसको डिवाइड करूँ 22.776 को किस नंबर से डिवाइड करूँ, 11.388 मिले, तो हमको ये समझ में आता है कि 22 और ये 11 लगभग आधे हैं। 2 से डिवाइड करके देखते हैं तो क्या मिल जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 3 6, फिर ये 17 बचेगा, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, पूरा का पूरा कट गया। किससे? 2 से। मतलब यहाँ से जो 2 तक डिवाइड करे थे इतना तक तो लॉजिक हमारा फिट है, लेकिन आगे हमारा ये 1 से डिवाइड होगा, ये वाला लॉजिक नहीं बैठ रहा है, मतलब ये लॉजिक नहीं है, लेकिन कोई और लॉजिक यहाँ पे फॉलो हो रहा है। फिर अगर हम देखें कि 11.388 को हम किससे डिवाइड करें कि हमको 6.8328 मिल सके, तो किस नंबर से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं? तो अगर आप देखिए नंबर तो 2 से भी अगर आप डिवाइड करेंगे तो 2 पंचे 10 होगा, 2 छंग 12 तो होगा नहीं, मतलब जो नंबर है आपका वो 2 से भी नीचे है। तो 2 से नीचे क्या नंबर हो सकता है? 1 हो सकता है, 1 से डिवाइड करेंगे तो होगा नहीं। तो 1.5 से आप डिवाइड करके देखिए, क्या 1.5 से ये डिवाइड हो सकता है क्या? तो 1.5 से आप डिवाइड करिए, कितना हो जाएगा 15, ये तो 7 बार चला जाएगा आपका, 10.5 हो जाएगा, 8 बार में आपका पूरा 12 हो जाएगा। तो ये 1.5 से भी डिवाइड नहीं होगा, तो इसका मतलब हमारा लॉजिक कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो देखिएगा इस तरह का अगर प्रॉब्लम आएगा तो एक लॉजिक और आपका यहाँ पे क्या बनता है उसको समझने का प्रयास करिएगा। हो तो रहा है ये 5 से ही डिवाइड, लेकिन ये कुछ इस तरीके से हो रहा है, ये क्या है 949 है, और इसको हम क्या कर रहे हैं, कैसे गुणा कर रहे हैं। गुणा कैसे कर रहे हैं, इसको हम लिख रहे हैं 2/10।
2/10 का मतलब क्या है, हमने लिखा वही है 1/5 ही, लेकिन 2/10 के रूप में लिखा है, तो ये रिजल्ट हमको मिला है 189.8। इसी तरीके से अब हम आगे बढ़ें तो ये 189.8 हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 3/10, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 3/10। और अगर इस लॉजिक को आप फॉलो करके देखिए तो नेक्स्ट नंबर आपका जो यहाँ पे अभी पता नहीं क्या होगा, गुणा करके देखेंगे। पहले ये देखते हैं लॉजिक हमारा सही है कि नहीं। तो नेक्स्ट नंबर हमारा जो होगा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, उसमें कितने का गुणा करेंगे 4/10 का। तो हमको क्या मिल रहा है रिजल्ट 22.776 मिल रहा है। फिर हम 22.776 में कितने का गुणा करते हैं 5/10 का। एक एक नंबर बढ़ाते जा रहे हैं, 10 नीचे कॉमन है, ठीक है। तो 5/10 का मतलब क्या हो गया 2 हो गया। वही हमने देखा था कि 5/10 मतलब 2 से भाग दिया था तो ये मिला था। ओके, तो क्या मिला 11.388 मिला। अब हम 11.388 में कितने का गुणा करें 6/10 का। तो हम देखेंगे क्या हमको ये जो नंबर है 6.8328 है ये मिलता है क्या। तो गुणा करके देखिए कितना, 6 से आप इसको गुणा करिए तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि 6 से गुणा करेंगे तो 11 छक्के 66, तो ये आपका मिल ही जाएगा। और ये पॉइंट 1 पॉइंट और बढ़ जाएगा तो 6.2 में आपको नंबर मिल रहा है। तो ऐसे ही आप गेस कर सकते हैं कि हाँ ये लॉजिक आपका सही हो रहा है। लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं, शंका है कि नहीं ऐसा हो सकता है नहीं हो सकता, नहीं पता, तो आप पूरा गुणा करके ही देख लीजिए। 8 छंग कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, 4 आएगा 8 छंग 48, 4 52 हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा 6 तियाँ 18, 18 और 5 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। फिर 6 कम 6 6 2 8 हो जाएगा, 6 कम 6। और ये 10 है, मतलब यहाँ पे पॉइंट कितने अंक पे था 3 अंक पे था, लेकिन डिवाइडेड बाई 10 है तो पॉइंट 1 अंक और खिसक जाएगा, 4 अंक के बाद लग जाएगा 6.8328। रिजल्ट आपको मिल गया। इसका मतलब ये जो लॉजिक हमने देखा है, सीखा है अभी नया, यही हमारा फॉलो हो रहा है। तो ये लॉजिक भी एक आप समझ के रखिए, इस तरह का लॉजिक फॉलो होता है। इसको कुछ टर्म में ऐसे भी लिखते हैं कि गुणे में 0.2, गुणे में 0.3, गुणे में 0.4, ऐसे भी आपका चलता है, ठीक है। तो इस हिसाब से देखें यहाँ पे क्या नंबर आपका आएगा। तो 189.8 को आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये करना कोई कठिन काम नहीं है। आप इसे 190 पूरा मान लीजिए। 190 में कम कितना है 0.2 कम है, तो 190 मतलब 19 गुणे में 3 करेंगे तो कितना मिल जाएगा 57, ठीक है। 57 में आप 3 दूनी 6 मतलब 0.6 घटा दीजिए तो कितना मिल जाएगा आपको 56.94, ठीक है। 57 में 0.6 घटाएंगे 56.94 आपको आंसर मिलेगा। फोर्थ वाला ऑप्शन जो आपका होगा क्या होगा, एकदम सही होगा। अब आप सोच रहे हैं ये जो 10 का है डिवाइड नहीं किया, तो 10 का ही डिवाइड किया है तभी आपका 2 अंक के बाद दशमलव लगाए, क्योंकि गुणा किया था तो 1 अंक पे ही दशमलव था। तो 56.94 आपके लिए एकदम सटीक आंसर होगा। फोर्थ वाला ऑप्शन आपका सही हो गया, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कैसे क्वेश्चन को करना है। इस तरह के लॉजिक ही फॉलो हो सकते हैं, इसीलिए मैं कह रहा था ध्यान से देखिएगा सीरीज। यहाँ पे हर एक स्टेप में आपको एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी। अब नेक्स्ट देखिए, ये आपके सामने सीरीज लिखी है 14 है, फिर 43.5 है, फिर 264 है, फिर खाली स्थान है, फिर ये 76,188 है। मतलब देख के सीरीज आपको समझ में आता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, ठीक है। किसका गुणा हो रहा है बस वही हमको समझना है। तो हम 14 को 43.5 कैसे बना सकते हैं, तो हम ऐसे कर सकते हैं। पहला लॉजिक फॉलो करते हैं कि 14 तियाँ 42 होता है, 14 गुणे में 3 किया तो कितना मिल गया 42, और इसमें जोड़ कितना दिया 1.5, तो क्या मिल जाता है 43.5। अब हम 43.5 को कितने से गुणा करें कि यहाँ पे आपको 264 मिले, तो कितने से कर सकते हैं, तो आप ऐसे गेस करेंगे यहाँ पे कितने से कर सकते हैं। 4 से करेंगे तो 4 चौक 16, 160 के आसपास आंसर होगा, तो 264 से तो बहुत दूर है। तो 5 से कर सकते हैं क्या, तो 5 चौके 20 होगा, 5 तियाँ 15, तो भी आपका 264 से बहुत दूर होगा। तो 6 से कर सकते हैं क्या, तो 6 से एक बार करके देखते हैं कि 6 चौको 24, 240 के आसपास होगा, 6 तियाँ 18, मतलब कुछ आसपास आपको वैल्यू मिलेगी। तो हम 6 से गुणा करें तो कितना मिल जाएगा, गुणा करके अगर हम देखें 43 का तो कितना मिलेगा 6 पंचे 30 होगा, 6 तियाँ 18, 18 में आप 3 जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा 21 मिलेगा। 6 चौको 24, 24 और 2 कितना मिल जाएगा 26, कितना मिल गया
261, ठीक है। अब 261 में आप कितना जोड़ेंगे कि आपका 264 हो जाए, तो मतलब 3 आप जोड़ दीजिए। अब इसको 2610 में समझिएगा, एक अंक के बाद यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा 261 हो जाएगा। अब 261 में कितना जोड़ेंगे कि 264 मिल जाए, तो 3 जोड़ेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हम क्या जोड़ दें, 3, तो ये कितना मिल गया 264। अब देखिए क्या यहाँ पे जो नंबर्स आए उनमें कोई लॉजिक मिला, हाँ मिला। अगर हम 3 में 2 का गुणा कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है 6, और 1.5 में अगर हम 2 का गुणा कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है 3। अब यही लॉजिक हम फॉलो करके देखते हैं। तो 264 में हम कितने का गुणा करेंगे 12 का, 6 में कितने का गुणा करेंगे 2 का, तो हमको क्या मिल जाएगा 12। और यहाँ पर भी हम कितने का गुणा करेंगे 2, तो कितना मिल जाएगा 6। अब आपको इसको पूरा सॉल्व करके देखने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है, क्योंकि आपको ये समझ में आएगा कि यहाँ पे आप यूनिट डिजिट से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, अब देखिए 12 को अगर आप 4 से गुणा करेंगे यूनिट डिजिट पे तो कितना आ जाएगा 12 चौक 48, यूनिट डिजिट पे कितना आ जाएगा 8। 8 में 6 आप जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा 14। तो यहाँ पे आपको आखिरी में जो आंसर मिलेगा वो कितना होगा 4। तो आप देखिए ऑप्शन में, कोई भी ऑप्शन में क्या आपको आखिरी में 4 मिल रहा है क्या, तो नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब ये भी तो हो सकता है आपका लॉजिक गलत हो। ओके, ये भी हो सकता है आपका लॉजिक गलत हो। तो उस केस में अगर आप सोचना चाहते हैं कि आपका लॉजिक सही है कि नहीं, तो आपको इतना पता है कि इस लॉजिक से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आखिरी में हमको क्या मिलता है 4। ओके, तो इस 4 के लॉजिक से अगर हम आगे बढ़ें तो नेक्स्ट नंबर हम क्या गुणा करेंगे इसमें, वो करेंगे 24 और जोड़ेंगे कितना 12। ओके, तो 4 गुणे में 24 करेंगे तो कितना मिलता है 96, और 96 में हम 12 जोड़ देंगे तो कितना मिल जाएगा 108। मतलब यहाँ का जो यूनिट डिजिट मिलेगा, 108 को छोड़ दीजिए, यूनिट डिजिट कितना रहा है 8, और यहाँ पर भी आप देखिए तो यूनिट डिजिट कितना रहा है 8। इसका मतलब आपका लॉजिक कहीं ना कहीं तो सही है, लेकिन यहाँ पे जो आंसर दिया गया है वो आपका सही नहीं है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, 5वां वाला, कितना, नन ऑफ दीज। ओके, ये आपको मैं बता रहा हूँ इस क्वेश्चन को करने का जो एक कह लीजिए स्मार्ट अप्रोच है या फिर ट्रिक है वो है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसे पूरे फुल फॉर्म में करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। बड़ा ही आसान है इस क्वेश्चन को करना। आपको करना ही क्या है कि 264 को 12 से गुणा करना है और 6 उसमें जोड़ देना है। तो आप करके देखिए क्या मिलता है आपको, 12 चौक 48 मिलेगा, तो 48 8 लिखा, 12 छंग 72, 72 और 4 76, 12 दूनी 24, 24 और 7 कितना मिल जाएगा आपको 31, 31 मिला, और इसमें जोड़ना कितना है 6, तो ये कितना मिल जाएगा देखिए, ये आपको मिल जाएगा 3174। आपको 3168 तो मिल रहा है, 3176 मिल रहा है, लेकिन 3174 नहीं मिल रहा है। मतलब आपने जो आंसर निकाला है वो तो सही है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में कहीं दिया नहीं गया। तो कौन सा ऑप्शन सही है, नन ऑफ दीज वाला ऑप्शन आपका सही है। अब आप सोच रहे होंगे क्या पता आपका जो तरीका है वही गलत हो, आपका लॉजिक जो है वो गलत हो, लेकिन अगर आप देखें तो लॉजिक के गलत होने का कोई चांस आपको दिख नहीं रहा है। ओके, क्योंकि यहाँ पे जो 2 ऑप्शन है वो तो और किसी काम के हैं नहीं, ये 2 ऑप्शन हैं, इन्हीं में से कोई एक आंसर आपका हो सकता था, और आपके दोनों आसपास के आंसर हैं। और ऐसा तभी हो सकता था जब ये लॉजिक आपका सही था, और लॉजिक सही था तो आपको सही आंसर क्या मिल रहा था 3174, मतलब आसपास मिल रहा है लेकिन सटीक नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब आपका लॉजिक सही है, बस यहाँ पे जो आंसर लिखा गया वो क्या है, गलत है। ओके, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है द एक्सप्रेशन, यहाँ पे द और एक्सप्रेशन के बीच में गैप है, 3/4 + 5/36 + 7/44 प्लस इतना इज इक्वल टू, मतलब इस पूरे की वैल्यू किसके बराबर है, इसके किसके बराबर है। तो इसे आप मुझे एज अ होमवर्क करके दिखाइएगा और बताइएगा कमेंट करके कि कौन सा ऑप्शन सही है। एक बार खुद को टेस्ट करने की कोशिश करिएगा, बिना गूगल किए हुए, बिना किसी से पूछे हुए, एक बार खुद से प्रयास करके देखिएगा क्या आप इस तरह का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो लगा पाते हैं, और कितना टाइम लगता है इस क्वेश्चन को करने में। दोनों ही चीज़ें मुझे आप कमेंट करके बताइएगा और अपने आप को खुद से इवेल्युएट करिएगा जैसा कि आपने पूरी वीडियो में इसमें किया है। ठीक है, देखिएगा कितना टाइम लग रहा है। अगर आपके सामने कुछ अलग से क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादातर होता क्या है कि एग्जाम में क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं, बस क्वेश्चन के पैटर्न को बदल दिया जाता है। जब आप बाद में सॉल्व करते हैं या फिर मैं वीडियो बना के आपको बताता हूँ तो आपको लगता है अरे ये तो बड़ा आसान था, लेकिन एग्जाम में आप जब खुद एग्जाम दे रहे होते हैं, पहली बार दे रहे होते हैं, तब आपको लगता है बड़ा कठिन क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि आपने उस तरह का क्वेश्चन पहले किया नहीं है। इसीलिए मेरी कोशिश रहती है कि अलग से अलग क्वेश्चन आपको कराऊं, जिससे आपको हर एक पैटर्न का आइडिया रहे, एग्जाम में जाकर के आपको ऐसा ना लगे अरे बड़ा कठिन पेपर आ गया। ठीक है, तो आप बताइएगा, और इस वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ भी, जिससे उनको भी देखने को मिले कि क्या नई चीज़ें आपको यहाँ पे मिल रही हैं। और इसी तरीके से आप तैयारी करते रहेंगे तो आपका सिलेक्शन होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे इस तरह की वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी और आपकी प्रिपरेशन और अच्छी होती रहेगी। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप एसएससी वाला चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको एसएससी से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहेंगे। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे एंड बाय।